बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसके चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि इंशाल्लाह मैं फुल चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी अपलोड करूंगा, टॉपिक वाइज जो होंगे। और जो स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे और तैयार कर लेंगे, इंशाल्लाह उनका जो बोर्ड का पेपर होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें सारे एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला एमसीक्यूज़ है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, फिर आप जो है इस एबल हो जाएंगे कि आप आंसर बता सकें। तो स्टूडेंट्स, पहले ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसको आप अगर अंडरस्टैंड करें, आपके सामने एक इनिशियल पॉइंट है और इसी तरह उसके आगे देखें तो एक फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से लेकर अगर फाइनल तक कोई बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट, वो एक फासला है लेकिन उस फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखें, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों ही को उर्दू में ये कहा जाता है कि जी फासला है। अब दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, फिर हैं दोनों यानी कि फासले, तो फिर फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक मखसूस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर कोई बॉडी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में जो है अगर डिस्टेंस कवर करती है तो उस डिस्टेंस का नाम डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर कोई बॉडी इनिशियल से फाइनल किसी भी पाथ से वो चले जाए तो वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आपने पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफ द इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, जब आप किसी डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका एक वो फासला आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर आप जो है आपकी पोजीशन चेंज हो रही है इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे, कोई भी पाथ फॉलो हो रहा है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो आपका जो है वो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, वो ए है। अब इसके रीज़न सुन लें। डिस्टेंस को मैंने क्यों कहा कि ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि देखें पहली तो बात है, जब आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, स्पीड तो नहीं हो सकती, वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने करेक्ट ऑप्शन को डिस्टेंस जो है सेलेक्ट किया। क्यों? देखें, अब जब आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे आ रहे हैं, तो आपने जी एक स्ट्रेट लाइन में सपोज करें डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उस डिस्टेंस का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है कि आपका जो चेंज इन पोजीशन है इनिशियल से फाइनल, वो एक स्ट्रेट लाइन पे है या किसी और पाथ पे है। तो बच्चों, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये भी तो एक्चुअली डिस्टेंस ही है तो फासला। बस उस फासले में थोड़ी सी चेंजिंग ये आई है कि जब वो डिस्टेंस एक मखसूस डायरेक्शन में हुआ तो उसका नाम बदल गया। डिस्टेंस की जगह अब हम उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह रहे हैं, अदरवाइज उसको डिस्टेंस भी तो कह सकते हैं। लेकिन जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि देखें एक जिगजैग पाथ चल रहा है, इसको आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, डिस्टेंस। क्योंकि मैक्सिमम देखें लिमिट है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्योंकि अगर सपोज करें स्टेटमेंट में वो एग्जैक्ट क्लियर कर देता तो फिर हम कह सकते थे कि जी वो डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको डिस्टेंस ही बोल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम जो है वो डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फिर एक आखिरी ऑप्शन बच जाता है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्यों सिलेक्ट हो गया? क्योंकि डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इसमें समझ लें कि डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो जाता है। सो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, मोशन ऑफ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज। अब जो फैन का जो स्क्रू होता है वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। ये मैंने लिख भी दिया है कि द मोशन ऑफ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, सो इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी 3 आपका,
ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको ये समझ आएगी। अदरवाइज थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाए तो वो आपका जो है ना आप गलत भी कर सकते हैं। फॉर अ कार इन मोशन, एक कार मोशन में है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। ऑप्शन ए है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। देखें अब वही बात ये ऊपर वाली भी आ जाती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। जब यानी कि वो एक ही लाइन में हो तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो उसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो वहाँ इसलिए हमने ऊपर जो है वो एक बड़ा ऑप्शन सेलेक्ट किया जिसमें दोनों चीज़ें समा जाएं, तो वो डिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन जो है वो आप देखते हैं कौन सा ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब रीज़न इसकी क्या है देखें ज़रा। मैंने क्यों कहा जी कि डिस्टेंस में भी ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उस जब एक कार मूव कर रही है तो जो उसने पहला ऑप्शन दिया है ना कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल, ये जो उसने वर्ड यूज़ कर दिया ना मस्ट बी, ये बच्चे ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल ही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, लेकिन मस्ट बी वाली कंडीशन गलत है। सो ऑप्शन ए ठीक नहीं है। अब बी इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब वो कहता है जी डिस्टेंस हमेशा जो है वो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो ये भी ज़रूरी तो नहीं है। अगर एक बॉडी जो है वो पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाती है, वो एक ही पाथ पे जाती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, वही उसका डिस्टेंस है। यहाँ पर तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। मस्ट बी जो कंडीशन है ये बच्चे गलत है। इसी तरह सी में जिसने कहा है डिस्टेंस मस्ट बी स्मॉलर, ये भी ज़रूरी नहीं है। डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्मॉलर हो। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में बी ग्रेटर, वो ग्रेटर हो भी सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो इनमें से देखो बच्चे, कभी कभार एक ऐसा एमसीक्यूज बनाए जाते हैं जिसमें सारे ऑप्शन ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बेस्ट वन होता है वो हमने सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है और ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा देखें कंसेप्चुअल लर्निंग ऐसी, तो इसी को तो कैसे कहते हैं कि जी आपने टॉपिक्स को कितना अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आप टॉपिक्स को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसी से ही पता चलता है कि जी आप एमसीक्यूज कितने अच्छे से कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, व्हाट इज हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। तो देखें सबसे पहले उसने कहा जी कि अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होने चाहिए। ये मैंने देखें 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ एक लाइन लगा दी। फिर वो कहता है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ नीचे की तरफ है तो उधर से ही ये नीचे लाइन आ जाती है। ये देखें 4 किलोमीटर। तो ये व्हाट इज़ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। अब आप एक दफ़ा देखें, ये आपके साइड डायग्राम बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का। जब उसने कहा जी कि गर्ल 3 किलोमीटर वॉक करती है टूवर्ड्स वेस्ट, तो मैंने एक एरो लगा दिया वेस्ट की तरफ, उसके ऊपर लिख दिया 3 किलोमीटर। फिर 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, तो मैंने उसी को नीचे लेके आया और वो उसको साथ लिख दिया जी 4 किलोमीटर। अब उसने कहा व्हाट इज़ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस जो है वो 3 और 4 ये 7 बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए जहाँ से वो चली थी इनिशियल पॉइंट उससे डायरेक्ट आपने फाइनल पॉइंट पे आ जाना है। तो ये सीधी लाइन जो बन रही है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया है, ये हमने फाइंड करनी है। तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो सीधा सीधा है 3 + 4 ये 7 किलोमीटर हो जाता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, जिसमें वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें देखें हाइपोटेन्यूज को हमने एक्स का नाम दिया है और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि डायरेक्शन में है उसकी। तो और बेस जो है वो इसकी 3 किलोमीटर है, परपेंडिकुलर 4 किलोमीटर है। तो इसको देखें वैल्यूज पुट की आपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। 16 + 9 ये 25 होता है। और आप आपको x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आप x इज इक्वल टू आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह आपका जो करेक्ट, इसको आपने मैं एक और लास्ट पे एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिकी चीज़ बताऊंगा, उसको आपने लाजमी सुनना है, उसका आंसर आपने बताना है। ये इसका आंसर होगा जी कि 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर इस आंसर को मैं यूँ लिख दूँ
5 किलोमीटर को पहले लिख दूं और 7 किलोमीटर को बाद में लिख दूं, क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? ये चीज़ आपने आज बतानी है कि अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको ख़ुद भी बताऊंगा कि ये अगर गलत है तो कैसे गलत है, अगर ठीक है तो कैसे ठीक है। ये आज का आपका MCQs है जो कि आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट आगे हमारा नेक्स्ट MCQs है जी 5 में वो क्या कह रहा है कि अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स। ठीक है, वो हॉर्स को ट्रेन कर रहा है। हॉर्स मूव 60 मीटर टूवर्ड्स राइट, और राइट जाता है 60 मीटर, कितने टाइम है जी? 3 सेकेंड में। देन इट टर्न बैक, और वापस आ जाता है, ट्रेवल्स 30 मीटर, और 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 2 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों आपको एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? पहले उसने कवर किया 60, फिर उसने कवर किया 30, और टोटल टाइम उसने कितना लगाया? पहले उसने टाइम लगाया 3 सेकेंड, फिर उसने टाइम लगाया 2 सेकेंड। तो ये 60 + 30 होता है 90, और 3 + 2 5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाता है, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो आप खुद सेलेक्ट करें कि बेस्ट ऑप्शन में से कौन सा है या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये जो मीटर पर सेकंड है ये एम ओवर एस लिखा हुआ है। इसको जब एस की पावर कोई भी नहीं है 1 है, तो यह जब ऊपर जाएगी तो ये एस की पावर -1 हो जाती है, जिसको हम मीटर पर सेकंड, दोनों का एक ही तरीका है। कभी मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट MCQ है जी बच्चे 6 के इफ़ अ साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट है, हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज। देखें, अंडरस्टैंड करें पहले इसको कि उसने कहा जी कि एक साइक्लिस्ट है, उसका एक्सेलरेशन इसने दे दिया। एक्सेलरेशन कितना है जी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। तो टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। चेंज इन वेलोसिटी, तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल है, आपके पास ये फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू v/t। अब v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ए टी को हम दूसरी तरफ a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए टी इज इक्वल टू वी आ जाएगा। आप v को इधर लिख लेंगे और ए टी को इधर लिख लेंगे। अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू देखें ऊपर आपके पास जो है वो 2 है, और t की वैल्यू 5 है। दोनों को वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया तो 10, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो 10 आपका आंसर आ जाता है। आप देखें जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये बच्चे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट MCQs है जी बच्चों आपके पास के अ कार इज़ मूविंग। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको दे भी सकते हैं। ठीक है, MCQs को वो कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना के आपको दे दें। अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, वो स्पीड किस स्पीड से मूव कर रही है जी? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इफ़ इट हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है उसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है इसके अंदर, इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। और कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितने टाइम के लिए? फॉर 10 सेकेंड। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार? तो देखें, डाटा नोट करते हैं, ये किस्म का न्यूमेरिकल बन जाता है। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है जी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रही है। फिर उसने कहा जी कि इफ़ इट हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर 10 सेकेंड। टाइम कितना है जी? 10 सेकेंड। व्हाट इज़ फाइनल वेलोसिटी? तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि VF आपने फाइंड करनी है। इस डाटे को देखकर हमें पता चल रहा है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या करना होता है? डाटे को फार्मूले के साथ कंपेयर करना होता है। जो डाटा जिस फार्मूले से जो है वो मैच कर जाता है वही हम यूज़ करते हैं, जो जिससे हम वैल्यू भी फाइंड कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VI की वैल्यू आप ऊपर देखें 10 है, प्लस A की वैल्यू आपके पास 2 है, और T की वैल्यू 10 है। 10 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 20, तो 10 + 20 ये 30 आ जाएगा। आप खुद सेलेक्ट करें कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन A इज़ करेक्ट। ये 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो साथ यूनिट भी लिख देंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट आपका MCQs है जी बच्चे
व्हेन द स्लोप, ये थोड़ा सा समझना है, ये कंसेप्चुअल है, इसको कह सकते हैं आप, अंडरस्टैंड करने वाला है। व्हेन द स्लोप ऑफ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस, द बॉडी इज मूविंग विद, आपने इसको पहले अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखिए वो जो स्लोप है वो पहले तो ग्राफ किसका है जी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। ये जो वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है ना, ये बड़ा समझने वाला है। अब उसने कहा है जी स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों याद रखो, जब स्लोप इंक्रीज हो रही होती है तो इसका मतलब है, आप तो पहले इसको देख लें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपका माइंड बन जाए, फिर आपको समझ सही आएगी। व्हेन द स्लोप ऑफ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीज, द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी हमने कैसे ऑप्शन सेलेक्ट किया। पहली बात यह है कि देखें, जब उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो पहली बात है उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीज वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता। अगर डिक्रीज वेलोसिटी बी ऑप्शन निकल गया तो डी भी निकल गया, क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी अब नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन है, ए और सी। अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी देखें, जब उसने कहा है ना कि वेलोसिटी जो है वो ग्राफ इसका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ उसने ऊपर कह दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो बच्चों जब डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो ग्राफ बढ़ रहा है एक लाइन की सूरत में होगा, इस तरह। चले मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसका स्लोप जो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो उसने वर्ड यूज किया ना डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में यूं सीधा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी फिर इसमें चेंजिंग आती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है ये बिल्कुल हमें कांस्टेंट स्पीड जो है वो देता है, कांस्टेंट वेलोसिटी देता है अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट जो है वो वेलोसिटी होगी। ठीक हो गया जी बच्चों, तो चलें जी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं 9 पे। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, एक बाल को आपने सीधा ऊपर फेंकना है। माइंड में ले आए कि आप बाल को सीधा ऊपर फेंक रहे हैं। वट इज इट्स एक्सेलेरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, बिल्कुल टॉप पे जो है वो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो पहले बच्चे मुझे ये बताएं कि जब आप एक बाल को ऊपर फेंकते हैं बिल्कुल टॉप पे जाके बाल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है। बिल्कुल कुछ सेकंड, कुछ नैनो सेकंड के लिए आप सपोज करें तो बच्चों बाल जो है वो रुक जाता है। कोई भी चीज़ हो जिसको आप ऊपर फेंक रहे हैं ना, वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है, जो कि आप अपनी आंख से फील में देख भी नहीं सकते, ठीक है। आपको नहीं लगेगा कि बाल रुका हुआ है, लेकिन वो कुछ नैनो सेकंड्स के लिए रुकता है। तो बिल्कुल टॉप पे जाके उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। क्योंकि देखें जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं ना, अब जो ज़मीन है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको नीचे खींच रही है, उसको कह रही है कि ऊपर नहीं जाना। खींचते खींचते वो बाल उसको, उसकी स्पीड आस्ते आस्ते कम हो रही है, क्योंकि उसको ज़मीन जो है वो नीचे से अट्रैक्ट कर रही है। करते 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 वो बेचारा आखिर पॉइंट पे जाके रुक जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरह उसकी वेलोसिटी एक आखिर पॉइंट पे ज़ीरो हो जाती है। अब हमने फाइंड एक्चुअली एक्सेलरेशन करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल टू वी ओवर टी। अब वी ज़ीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन आपने टॉप पे फाइंड करना है। टॉप पे वेलोसिटी तो उसकी जीरो होगी, जीरो पुट करें, जीरो ओवर टी, जब जीरो ऊपर होता है तो सारी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है 10, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। अब ये भी अंडरस्टैंड करने वाला है, ये स्लोप जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है। तो बच्चों जब डिस्टेंस टाइम हो ना, तो डिस्टेंस ओवर टाइम बोलते हैं बच्चों स्पीड को, ठीक है। अगर यहाँ पर होता है ना स्लोप ऑफ, ये आपका एमसीक्यू चेंज होके भी आ सकता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो फिर आप उसको वेलोसिटी कह सकते हैं। लेकिन अभी ये डिस्टेंस टाइम है तो डिस्टेंस ओवर टाइम ये स्पीड के इक्वल होता है। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है जी 11 एमसीक्यूज क्या है जी कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल डैश ऑफ मूविंग बॉडी। ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपने बताना है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है बच्चों, आप पहले तो आंसर देख लें, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। मैंने कहा है कि डिस्टेंस है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी। जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आप लिखते हैं ना कि एरिया
टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। वो एरिया में रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है। तो हमेशा बच्चों जो एरिया होता है ना, एरिया हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे देखें, मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये इतना एरिया है, ठीक है, एक रूम, जिस रूम में आप बैठे हुए, मैं कहता हूँ ये रूम है, ये वाला एरिया है, तो ये एक्चुअली एक डिस्टेंस ही है। मैं कहता हूँ इस कोने से लेकर उस कॉर्नर तक ये एक फासला बन रहा है। तो बच्चों एरिया हमेशा जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, उस स्पीड और टाइम ग्राफ में जो एरिया जो बन रहा है वो एरिया हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये आपका 11 था। अब नेक्स्ट 12 पे आते हैं। ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड, प्रेशर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या डिस्टेंस। पहली बात है स्पीड, तो अब स्केलर क्वांटिटी है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपको पता होगा। अब प्रेशर जो है, अगर स्पीड वेक्टर तब बन सकती है जब स्पीड एक मखसूस डायरेक्शन में हो, फिर उसका नाम भी स्पीड नहीं रहता बल्कि उसको हम वेलोसिटी कह देते हैं। सो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? देखें, आपने आगे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे कि जो प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है, उसकी कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शंस में लगता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर की कोई एक मखसूस डायरेक्शन नहीं होती। वो तमाम किसी जिस चीज़ के अंदर वो है वो तमाम पार्ट्स पे यानी कि वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है, तो उसकी कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है, बहुत सी डायरेक्शन है। तो इसलिए हम उसको प्रेशर को भी स्केलर क्वांटिटी ही कहते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स अर्थ, ज़मीन की तरफ इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस बच्चों ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस एक मखसूस डायरेक्शन में हो तो वो वेक्टर बन जाता है, लेकिन फिर वो डिस्टेंस भी नहीं रहता, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है, उसका नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास कि बॉल थ्रोन फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ टावर इज अबाउट। देखें आपको एक कितना एक गेम है, यानी कि इसको समझें कि आपने एक टावर पे आप खड़े हैं, आपने बॉल को नीचे थ्रो कर देना है, ठीक है, और टाइम आपको बता दिया है कि जी वो बॉल ज़मीन पे कितने टाइम में पहुंचता है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि उस टावर की हाइट बताएं। देखें है ना ट्रिकी, तो आप कैसे कितना बता सकते हैं? तो बच्चों अभी इसको हम फाइंड कर लेते हैं। बॉल थ्रोन फ्रीली फ्रॉम अ टावर, जब बॉल को आप थ्रो करते हैं तो फिलहाल जो बॉल जब आपके हाथ में है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? इनिशियल स्पीड उसकी 0 होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा जी कि वो टाइम दिया हुआ है कि 4 सेकेंड, टाइम है आपके पास 4 सेकेंड। फाइंड क्या करना है जी? आपने हाइट फाइंड करनी है इसमें। तो हम इसमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे सेकेंड, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। तो बच्चों s को हम, ये डिस्टेंस है, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, हम इसको s का नाम दे देंगे। और वी आई हमारे पास 0 है और t हमारे पास जो है वो 4 सेकेंड है, 1/2। और g की वैल्यू बच्चों हम 10 यूज़ करेंगे और पॉजिटिव 10 होगा क्योंकि बॉल को नीचे थ्रो करें। जब भी कोई चीज़ नीचे आती है तो पॉजिटिव g की वैल्यू ली जाती है, और जब वो चीज़ जो है वो ऊपर जा रही होती है, ज़मीन के अगेंस्ट जा रही हो, तो फिर g की वैल्यू हम माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर आप g की वैल्यू 10 लेंगे, 9.8 भी नहीं बल्कि आप 10 लेंगे एग्जैक्ट। और t की वैल्यू आप जो है यहाँ पर 4 लेंगे, तो ये देखें ये 0 आ जाएगा और प्लस 1/2 और 10 और 4 का स्क्वायर 16 है। आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन है किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0 प्लस 80 और 80। हाइट है तो मीटर आ जाएगा, आप खुद आप सेलेक्ट करें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट MCQs है जी आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सी है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आप नीचे आ जाए जी, ये देखें आपके सामने ये ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आप देख लें इनको, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये ग्राफ्स देखें, हमने ये कहा कि ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखें जो ग्राफ ए में ग्राफ है वो ये रिप्रेजेंट करता है जब एक सीधी लाइन से यूं लगी होती है, उसका मतलब है एक बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। तो ये तो निकल गया क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सारे डिस्टेंस और टाइम वाले हैं। डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पे है। रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार, ये बात आप माइंड में रख के आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कि कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है।
ए ऑप्शन निकल गया, क्योंकि ए ऑप्शन ये शो करता है कि कार रेस्ट पे है, जबकि रेस्ट में तो नहीं है, उसने स्टेटमेंट में कह दिया उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब ऑप्शन बी पे आ जाए। बी जो ऑप्शन है इसमें जो स्लोप यूं बन रही है, ये अब ऊपर तो जा रही है, लेकिन ये बता रही है कि स्पीड कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड के साथ एक कार मूव कर रही है। मैंने आपको ऊपर भी एक एमसीक्यू इस तरह का सॉल्व करवाया था, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी ग्राफ, ठीक है। और जो सी वाला ग्राफ है, ये स्पीड, ये जो स्लोप बता रही है, ये आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। यूं देखें थोड़ा सा वो जाके ऊपर आगे स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और जो डी वाला ऑप्शन है इसमें देखें, ये यूं ज़्यादा होते होते वो स्पीड फिर कम होना शुरू हो गई, ये तो डिक्रीजिंग स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए आपका एमसीक्यू चेंज होकर भी आ सकता है यहाँ पर। अगर लाइक मैं बच्चों को टेस्ट में दे देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग भी तो आ सकता है, इसी तरह कांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ कार। तो सो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ना कि सिर्फ आपने माइंड में बिठा लेना है कि जी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बच्चों इस तरह फिर आपका प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस तरह की मज़ीद भी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें, इससे आपको तमाम वीडियोस जो है वो मिलती जाएंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो फिर आपको वीडियोस जो है वो नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की तमाम वीडियोस मिलती रहें तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।